हेलो दोस्तों, मैं सौरभ जैन सिक्स सेंस स्किल डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल कोर्स ऑन जीएसटी में आपका स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम लोग ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं। ये कोर्स में हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, यानी जीएसटी से पहले क्या था और जीएसटी क्यों आया, जीएसटी का इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये जो जीएसटी के कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किनको करवाना होता है और कैसे ये प्रोसेस ऑनलाइन होती है उसको हम देखेंगे, उसको सीखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होते हैं, उनके प्रोविजनिंग क्या है, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई, वो समझेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसकी मिलती है, किसकी नहीं मिलती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी की अकाउंटिंग टैली में ऑटोमेटेड फीचर्स के साथ कैसे कर सकते हैं ताकि जीएसटी रिटर्न बनना बहुत आसान हो जाए, ई वे बिल और जीएसटी के रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स किसको फाइल करना होता है और कैसे वो फाइल होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली। इसमें हम लोग प्रोविजन भी करेंगे, थियरी भी सीखेंगे और प्रैक्टिकली कैसे होती हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे। ये कोर्स में हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह प्रैक्टिकली सारी चीजें होती हैं। ये कोर्स सीखने के बाद आपको जीएसटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप अपने बिजनेस के लिए या फिर आप अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंट लिखने के लिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सो हिस्ट्री समझने से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा टैक्स स्ट्रक्चर को, इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको। इंडिया में टैक्स लेवी और कलेक्ट करने के लिए तीन अलग अलग अथॉरिटीज हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल अथॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है क्योंकि उसको पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए, नेशनल हाईवे बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, उनको पूरे देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को खुद का स्टेट रन करने के लिए पैसा चाहिए, उनके स्टेट हाईवेज बनाने के लिए, स्टेट की यूटिलिटीज बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। और लोकल अथॉरिटीज यानी म्यूनसिपालिटीज वगैरह, उनको अपनी सिटीज और गांव चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हमेशा फाइट रहती है कि कौन पैसा कौन सी चीज पे कौन टैक्स लगाएगा और कौन वो प्रोविजन को अडॉप्ट करेगा। इन दोनों के डिस्प्यूट ना हो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया है कि कौन सी अथॉरिटी किस चीज पे टैक्स लगाएगी। सो वैसे ही लिस्ट 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है वो लिस्ट में पूरी लिस्ट बना दी है कि कौन कौन सी चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगा सकता है, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। वैसे ही लिस्ट 2 है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजों पे टैक्स लगा सकता है, उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और वैसे ही लिस्ट 3 है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स लगा सकती हैं, वो सारी चीजें डिफाइन की हैं। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन था उसके मुताबिक दोनों ने अपने अपने पावर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके अलग अलग टैक्सेस लगाए थे। जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह टैक्स लगाए थे, वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने दूसरे कई तरीके के टैक्स जैसे वैट है, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स वगैरह लगाए थे। सो जीएसटी आने से पहले हमारे टैक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसे थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे कई तरीके के टैक्सेस यहाँ पे लगते थे। अब वैसा नहीं है कि एक बिजनेसमैन को एक ही टैक्स लगने वाला है, उसको एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, एक ही लॉ फॉलो करना है, एक ही कंप्लायंसेस करने हैं। एक बिजनेस को कई अलग अलग टैक्सेस एप्लीकेबल होते थे और उसके प्रोविजन उसको कंप्लाई करने पड़ते थे। जैसे हर एक टैक्स का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है जिसको बोलते हैं इवेंट ऑफ टैक्सेशन। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? जब मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती थी तब आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। सर्विस टैक्स जब आपको देना पड़ता था जब आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं। सेल्स टैक्स जब आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तब आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता था। कस्टम ड्यूटी की टैक्सेबल इवेंट है
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वैसे ही एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह की है जब आप टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करते हैं। सो ये टैक्सेबल इवेंट जब होगा तब आपको ये टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे और आपको इनको कंप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप कोई ऐसे बिजनेस में है जहां पे ये सारी सर्विसेज या गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इन सब में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इनके कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, इनके प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, इनके रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे और इनका पेमेंट करना पड़ेगा। सो आप समझ पाएंगे कि जीएसटी से पहले कितने सारे टैक्सेस थे और कितने सारे कंप्लायंसेस थे। एक एग्जांपल यदि मैं लूं तो सपोज आप एक एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं, तो एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको उसके अंदर के स्पेयर पार्ट्स चाहिए पड़ेंगे, आपको कंप्रेसर चाहिए पड़ेगा। सपोज वो कंप्रेसर आप चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, सो जैसे ही आप इंपोर्ट करवाते हैं रॉ मटेरियल, तो आपको कस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, आपको कस्टम्स के रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, आपको कस्टम का पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही कंप्रेसर आ जाने के बाद आपकी फैक्ट्री में कंप्रेसर आ गया, उसमें उसको असेंबल करके आप जब एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी होगी और आपको एक्साइज के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको एक्साइज के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, एक्साइज के रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, एक्साइज के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार एसी आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, फिर आप उसको अपने गोडाउन में तो रखेंगे नहीं, आप उसको बेचने के लिए मार्केट में जाएंगे और जैसे ही आप अपने एसी को मार्केट में बेचेंगे तो इवेंट हो गया सेल ऑफ एसी, आपको वैट के और या सीएसटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको वैट और सीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब एसी बेचने के बाद आप कम से कम एसी के इंस्टॉलेशन की सर्विसेज तो देंगे, एसी के एएमसी की सर्विसेज तो देंगे। सो आप यदि कोई सर्विसेज दे रहे हैं एसी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, एएमसी की या इंस्टॉलेशन की, तो आपको सर्विस टैक्स के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो आपको सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब बिजनेस आपका एक ही है, आप एसी मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको 4 अलग अलग एक्ट में कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको कस्टम ड्यूटी भी फॉलो करनी है, आपको एक्साइज के कंप्लायंसेस भी करने हैं, आपको वैट भी कंप्लाई करना है, आपको सर्विस टैक्स भी कंप्लाई करना है। सो बिजनेस बंद करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था। ये डिफिकल्टी को रोकने के लिए हमें एक ऐसे टैक्स स्ट्रक्चर की जरूरत थी जहां पे एक ही टैक्स लगे, बिजनेस करना आसान हो जाए, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को फोकस कर सके, ना कि अपने कंप्लायंस में उलझा रहे। सो जीएसटी से पहले जो सिनारियो था उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो चीजों पे टैक्स लेती थी या स्टेट गवर्नमेंट जो जो चीजों को टैक्स लेती थी, तो जीएसटी भी 2 जीएसटी गवर्नमेंट लेके आई, जिसको बोलते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाता था उन सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया सीजीएसटी में, और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाता था उनको मर्ज कर दिए एसजीएसटी से। सो मतलब सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सारे टैक्स मर्ज हो गए सीजीएसटी में, और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स थे, वैट थे, ऑक्ट्रॉय थे, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, वो सारे मर्ज हो गए एसजीएसटी में। सो सेंट्रल टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स मर्ज होके हो गए हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी आने के बाद का प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का? अभी इंडिया में 2 तरीके के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट टैक्स में अभी हमारे वहां है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी और कस्टम। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो डायरेक्टली आप पे करते हैं गवर्नमेंट को, यानी जिस पे टैक्स की लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में आप अपने टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं किसी और पे। इसको बहुत समरी और सिंपल फॉर्मेट में यदि मैं बताऊं तो डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। मतलब इनकम टैक्स पर्सन पे लगता है,
जब मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि आप पे इनकम टैक्स का रेट क्या है, कंपनी पे इनकम टैक्स का रेट क्या है, पार्टनरशिप फर्म पे जीएसटी इनकम टैक्स का रेट क्या है। और जब मैं जीएसटी के बारे में बात करता हूं या कस्टम की बात करता हूं तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि एसी पे जीएसटी का रेट क्या है। मैं ऐसे बात करूंगा कि कंप्यूटर्स पे जीएसटी का रेट क्या है, लैपटॉप पे जीएसटी का रेट क्या है, मोबाइल पे जीएसटी का रेट क्या है। तब मैं गुड्स की बात करूंगा या सर्विसेज की बात करूंगा। जबकि जब मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं पर्सन की बात करूंगा। सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। सो समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कैसे काम करता है। हमारे इंडिया में जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये होता है कि आप जितनी प्राइस में वैल्यू एडिशन करेंगे उतनी एडिशनल अमाउंट का टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब आपने यदि कुछ खरीदा है उस पे कोई टैक्स पे किया है तो उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी, और जब आप उसको बेच रहे हो तो उतने की आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा माइनस जितने की क्रेडिट आपने ली है। इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिस्टर ए जो कि एक सेलर है, वो 100 रुपए का माल बेच रहा है, 14 रुपए सीजीएसटी और 14 रुपए एसजीएसटी लगा के, यानी 128 रुपए में उसने माल बेचा मिस्टर बी को। मिस्टर बी मिस्टर ए को 128 रुपए देगा, मिस्टर ए उसमें से 100 रुपए रखेगा और 28 रुपए जो जीएसटी के नाम पे उसने कलेक्ट किए हैं वो 28 रुपए वो गवर्नमेंट को दे देगा। गवर्नमेंट वो 28 रुपए ले लेगी और मिस्टर बी को उसकी क्रेडिट दे देगी, क्योंकि मिस्टर बी भी रजिस्टर्ड डीलर है, मिस्टर ए भी रजिस्टर्ड पर्सन है। अब मिस्टर बी जब वही माल आगे 100 रुपए में बेचेगा कंज्यूमर को, सो 128 रुपए में वो कंज्यूमर को बेचेगा, 128 में से वो 28 रुपए कंज्यूमर से ले लेगा तो उसको गवर्नमेंट को देने का आएगा 0 रुपए। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है क्रेडिट का जहां पे मैंने वैल्यू एडिशन नहीं किया। इसको हम सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकली अंदर जाएंगे तब। देखते हैं आगे जीएसटी की क्या जरूरत थी। सो जीएसटी की जरूरत थी कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स पे टैक्स लगाना जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ता है। एक एग्जांपल लूं तो सपोज मैन्युफैक्चरर 100 रुपए का गुड्स बेच रहा है जिसपे एक्साइज 12 रुपए लगाएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है तो उसने 12 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाई और 112 रुपए में वो प्रोडक्ट बेचेगा रिटेलर को। रिटेलर 112 रुपए में लेगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है तो उसको एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलेगी, वो वैट लगा के कंज्यूमर को बेचेगा। कंज्यूमर को सपोज वो 14 रुपए का वैट लगा के बेच रहा है तो टोटल 126 रुपए में वो कंज्यूमर को बेचेगा। अब यहां पे यदि आप देखेंगे तो 100 रुपए जो बेस प्राइस थी उसके 12.5% 12.5 रुपए ही होते हैं, और एक्साइज ड्यूटी जो 12 रुपए थी उस पे भी टैक्स चढ़ गया। मतलब ये टैक्स ऑन टैक्स हो गया। जो चीज उसको कम में मिलनी चाहिए थी कंज्यूमर को, अब वो चीज कंज्यूमर को 126 रुपए में मिल रही है। मतलब टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसको हटाने के लिए जीएसटी का लाना जरूरी था। मल्टीपल टैक्सेस होने की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। दूसरा प्रॉब्लम था जो प्रीवियस टैक्स लॉ थे, यानी वैट थे, कस्टम थे, वैट थे, एक्साइज थे, सर्विस टैक्स थे, उसमें एम्बिग्युइटी बहुत थी। जैसे गुड्स पे आप पे करते हैं एक्साइज ड्यूटी, गुड्स पे आप पे करते हैं वैट, जबकि सर्विसेज पे आपको पे करना है सर्विस टैक्स। वैट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था और सर्विस टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी। अब यदि मैं एक एग्जांपल लूं कि सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर गुड्स है या सर्विसेज है ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया कि ये सर्विसेज है और स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये गुड्स है। अब बेचारा व्यापारी कहाँ जाए? सो जो बिजनेसमैन था वो दोनों लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब 1000 रुपए के सॉफ्टवेयर पे पहले उसने 150 रुपए का सर्विस टैक्स लगाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था,
बाद में 1150 रुपए पे उसने 10% वैट लगा दिया जो स्टेट गवर्नमेंट को देना था, तो टोटल कंज्यूमर के पास वो 1265 रुपए में गया। यहां पे एक ही प्रोडक्ट पे दो अलग अलग टैक्सेस लगे, प्लस कास्केडिंग इफेक्ट भी हुआ, यानी 150 रुपए पे 10% वैट भी लगा, यानी टैक्स ऑन टैक्स लगा। सो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। तीसरा, टू ओवरकम द डिफरेंसेस इन द रेट्स ऑफ टैक्सेस अंडर द वैट इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री। अब वैट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, तो हर एक स्टेट के अपने अपने वैट के रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, प्रोविजंस होते थे, कंप्लायंसेस होते थे। सो ये जो अलग अलग स्टेट में थे, सपोज मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरा एक बिजनेस है जो गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो मुझे गुजरात के वैट का भी कंप्लायंस करना है, महाराष्ट्र के वैट का भी कंप्लायंस करना है और राजस्थान के वैट का भी कंप्लायंसेस करने हैं। अब मैं ये जो वैट होते थे, हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते थे, तो मुझे हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए अलग अलग कंसल्टेंट अपॉइंट करने पड़े थे, हर एक का नॉलेज मुझे होना चाहिए, हर एक के कंप्लायंसेस मुझे टाइम पे करने पड़ते थे। सो जीएसटी आने की वजह से to overcome differences in the law, rules, regulation, procedures in a different state of the country, and by doing so to make doing business in India, so ease of doing business जो इंडिया में नरेंद्र मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए जीएसटी लाना बहुत जरूरी हो गया था। सो जीएसटी के बहुत सारे फैक्टर थे। एक तो कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव करना था, एम्बिग्यूटी टैक्सेशन की रिमूव करनी थी, रेट ऑफ टैक्सेस, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, डूइंग बिजनेस इन इंडिया को इजी करने के लिए जीएसटी की जरूरत थी। अब जीएसटी का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो मैंने जैसे बताया था, जीएसटी में ये ड्यूअल जीएसटी है। हमारे इंडिया में जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है वो ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है। सो जीएसटी को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाइड विद इन द स्टेट, टैक्स कलेक्टेड विल बी सेट टू सेंट्रल। ये सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है, जहां पे आप विद इन स्टेट यानी इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं तब आपको लगाना होता है। वैसे ही एसजीएसटी भी ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, applicable on the supplied within the state and tax collected will be shared to state। एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगा और ये भी तभी लगेगा जब आप स्टेट के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं। और जबकि आईजीएसटी, सो आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट एंड इम्पोर्ट ट्रेड ट्रांजेक्शन। सो आईजीएसटी यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईजीएसटी लगाना है। इसका जो पैसा आएगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में शेयर होगा। सो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जीएसटी के, जिसको हम 1 बाय 1 समझेंगे बाद में। अभी समझते हैं कौन कौन से रेट हैं, वेरियस रेट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के अलग अलग रेट हम समझेंगे। पहला रेट है 0, जिसको नील रेट बोलते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, ये जीएसटी के रेट हैं। और इसके ऊपर लग्जूरियस चीज और नॉन प्रमोशनल गुड्स के लिए सेस लगाए, एडिशनल सेस लगता है। सो ये पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर था। अब आगे के लेक्चर में हम लोग सप्लाई के बारे में समझेंगे, सप्लाई को पढ़ेंगे, सप्लाई को समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने माइंडसेट, अपने क्वेश्चन को तैयार रखना, हम अगले वीडियो में देखेंगे।